Dear children, good morning. So we are discussing chapter number 2, part 2, Lost Spring. And in Lost Spring, in first part, we have discussed that how in India a number of children have lost their childhood just because of poverty. And just to prove it, Anish Jung has given the example of Seema Puri. मीन्स सीमा पुरी का एग्जाम्पल देखकर अनिश जंग ने प्रूव कर दिया है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे बचपन हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बचपन गरीबी की वजह से छिन जाता है. एंड इन सेकेंड पार्ट वी आर डिस्कसिंग दैट हाउ इन इंडिया अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन. और सेकेंड पार्ट में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं किस प्रकार से परंपराओं की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से बच्चों का बचपन इंडिया में छिन जाता है. और उसके लिए वो सी इज़ गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ फ़िरोज़ाबाद. और यहाँ मुकेश की स्टोरी से उन्होंने बता दिया है कि किस प्रकार से फ़िरोज़ाबाद में जो बैंगल मेकिंग का ट्रेडिशन है, उस बैंगल मेकिंग के ट्रेडिशन की वजह से बच्चों का बचपन से छिन गया है. आज हम लोग उसी में अब एक लड़की की स्टोरी है सविता, कि किस प्रकार से चाइल्ड मैरिज, ये भी एक प्रकार का ट्रेडिशन था. सो हाउ बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज दैट चाइल्डहुड ऑफ अ गर्ल हैज़ बीन स्टोलन, वो यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रही हैं. तो आज इसको कंटिन्यू करना है हम लोगों को. तो आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन. सो देयर वॉज अ यंग गर्ल हुज नेम वॉज सविता. सविता नाम की एक यंग गर्ल है और वन डे सी वॉज सिटिंग बिसाइड एन एल्डरली वुमन. और वो सविता जो यंग गर्ल है वो किसके बगल में बैठी हुई है? एक यंग लेडी, एक यंग गर्ल के बगल में बैठी हुई है. और बैठ के क्या करी? सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास. मीन्स चूड़ी बनाने के लिए जो कांच के टुकड़े होते हैं उन्हें ऐड करना पड़ता है. सो सी वॉज सोल्डरिंग द पीसेज ऑफ ग्लास एंड सी वॉज मेकिंग बैंगल्स. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangle she helps make. And as her hands move mechanically, तो उसके हाथों को किससे कंपेयर किया गया? मैकेनिक, मशीन से कंपेयर किया गया. एंड वाई हर हैंड्स हैज़ बीन कंपेयर टू द मशीन. मशीन से कंपेयर क्यों किए गए? देखा होगा मशीन से कोई भी काम होता है तो क्या होता है, एक तो बहुत स्पीड से होता है, दूसरा विद ग्रेट परफेक्शन होता है कि अगर एक डिज़ाइन कोई डाल दिया गया है तो उसी डिज़ाइन में बहुत जल्दी जल्दी और बिल्कुल परफेक्शन के साथ निकलता जाता है. तो इसीलिए इसको भी मशीन बोला गया है. क्यों? बिकॉज दो सी वॉज क्वाइट यंग, बहुत छोटी है, बट सी वॉज परफेक्ट इन मेकिंग बैंगल्स, लेकिन चूड़ी बनाने में परफेक्ट है. इसीलिए कहा गया है दैट आर हैंड्स मूव लाइक मशीन. उसके हाथ मशीन के जैसे काम करते हैं, टोंक्स जो मशीन के होते हैं वैसे काम करते हैं और जल्दी जल्दी काम करके चूड़ियाँ बनाते हैं. और ऑथर कहती व्हेन आई सॉ हर वर्किंग लाइक दैट, और जब मैंने उसे ऐसे काम करते हुए देखा, व्हेन आई सॉ मेकिंग बैंगल्स, जब मैंने उसे ऐसे चूड़ी बनाते हुए देखा, देन आई थॉट, आई वंडर, तब मैंने सोचा दैट दो शी वॉज परफेक्ट इन मेकिंग बैंगल्स, कि वो चूड़ी बनाने में तो परफेक्ट है, बट वेदर सी न्यू द सेंसिटिविटी, द पायसनेस, पवित्रता, लेकिन क्या वो जो चूड़ी बना रही है, क्या उसे ये बात पता है कि इसे हिंदू ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में इन कांच की चूड़ियों को कितना पवित्र माना जाता है? क्या उसे इस बात का पता है? कहती अभी तो शायद पता नहीं होगा. कहती है क्या? इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग, क्योंकि उसे कहा अगर कांच की चूड़ियों की बात की जाए तो ये किसका सिंबल माना जाता है? इंडियन वुमन सुहाग का सिंबल माना जाता है. जैसे आपने इंडिया सिंपल सा इंडियन मूवीज़ में ही देखा होगा, है ना, कि जैसे ही होता है कि किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता है तो कैसे दिखाया जाता है? वो कांच की चूड़ियाँ तोड़ते हुए दिखाया जाता है. तो ये कांच की चूड़ियाँ होती है, ये किसका सिंबल माना जाता है? तो ये सुहाग का, कि हस्बैंड के जिंदा होने का सिंबल है. अगर किसी ये माना जाता था पहले कि अगर किसी लेडी ने कांच की चूड़ी पहन रखी है इसका मतलब उसका हस्बैंड जिंदा है, और जिनके हस्बैंड नहीं होते थे वो कांच की चूड़ियाँ पहले नहीं पहना करती थी. तो ऑथर यही कहती है कि ये लड़की इन कांच की चूड़ियों को बनाने में एक्सपर्ट तो इतनी है, लेकिन क्या उसे इन कांच की चूड़ियों की इम्पोर्टेंस पता है? क्योंकि ये इंडिया में, इंडियन कल्चर में इनको सुहाग का निशानी माना जाता है, इनको हस्बैंड के ज़िंदा होने की निशानी माना जाता है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं उन्हें बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही पायस, बहुत ही पवित्र माना जाता है. किस टाइम पर? शादी के टाइम पर बहुत ही पवित्र माना जाता है. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रैप्ड विद अ रेड वेल. तो उसने कहा शायद अभी क्या है, शी वॉज क्वाइट यंग, अभी बहुत छोटी है. सी डिडंट नो, आज तो पता नहीं है,
बट वन डे शी वुड नो, एक दिन उसे पता चल जाएगा। कब पता चल जाएगा? व्हेन हर हेड इज ड्रेड विथ रेड वेल, जब उसके सर पर क्या होगा? रेड वेल मीन्स शादी का लाल जोड़ा होगा सब सर पर। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना, हाथों में क्या होगी? लाल कलर की मेहंदी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में क्या होंगी? रेड कलर की चूड़ियाँ होंगी। और जब ये सब होगा, सी विल देन बिकम अ ब्राइड, मीन्स वो एक ब्राइड, एक दुल्हन बन जाएगी। मीन्स वो कह रही अभी इस लड़की को इन चूड़ियों की इंपॉर्टेंस पता नहीं, लेकिन जिस दिन उसकी शादी होगी, जिस दिन उसके सर पे लाल जोड़ा होगा, जिस दिन हाथों में लाल मेहंदी होगी, जिसके कलाइयों में लाल चूड़ियाँ होंगी, उस दिन वो दुल्हन बन जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। और जैसी इसकी शादी हो जाएगी, इस छोटी सी लड़की को भी इन कांच की चूड़ियों की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से लाइक द ओल्ड वोमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे उसके कहा उसके बगल में कौन? एन एल्डरली वोमन वॉज सिटिंग ओवर देयर, एक बूढ़ी लेडी बैठी हुई है। एंड व्हेन शी वॉज यंग, जब वो भी छोटी थी, सी वॉज ऑल्सो परफेक्ट इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में तो वो भी परफेक्ट थी। बट सी डिडंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंगल्स, उसे भी चूड़ियों की इंपॉर्टेंस पता नहीं थी। लेकिन आज आफ्टर गेटिंग मैरिज सी न्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंगल्स, लेकिन शादी के बाद उसे चूड़ियों की इंपॉर्टेंस पता चल गई थी। और ये प्रूव कैसे होता है? दैट सो दो शी वॉज क्वाइट ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी है, बट स्टिल सी हैड बैंगल्स इन हर रिस्ट, लेकिन अभी भी उसने अपने कलाइयों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ये प्रूव करता है कि उसे इन चूड़ियों की इंपॉर्टेंस पता है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, मीन्स बूढ़ी हो चुकी है, आँखों की रोशनी चली गई है, दांत टूट गए हैं, चेहरे पर रिंकल्स ही रिंकल्स हैं, लेकिन उसने हाथों में आज भी चूड़ियाँ पहन रखी हैं। श्रेष्ठ एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रिप्ड। और जब उससे कहा गया कि ये सब कैसे हुआ, इतनी एज हो गई, आपने आज भी चूड़ी पहन रखी है, तो उसने कहा चूड़ी की वजह से तो मेरा हस्बैंड चिंता है। उस जगह अगर मेरी लाइफ की बात करें तो लाइफ में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन कभी भी मैंने अपने हाथ से चूड़ियाँ नहीं उतारी। तो एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मीन्स पूरी ज़िंदगी में कभी भी मुझे भरपेट खाना नहीं मिला। पूरी ज़िंदगी मैंने स्ट्रगल किया है, और जो मैंने स्ट्रगल किया है दैट्स व्हाट आई हैव रीप्ड, उसका फल मुझे ये मिला है कि इतनी एज भी मैंने आज भी हमारे हाथ में कांच की चूड़ियाँ, मीन्स आज भी मेरा हस्बैंड जिंदा है, ये उस स्ट्रगल का फल है। She has not enjoyed one even ये हो गया, that's what he has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, and now she met with the husband of that old lady. अब वो उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड से मिली, और जब हस्बैंड से मिली तो हस्बैंड क्या? ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, फ्लोइंग बियर्ड, लंबी बहुत दाढ़ी है, एंड हवा में क्या है? वो दाढ़ी इधर उधर हो रही है। और उस क्या कहती है? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उस ओल्ड मैन ने भी क्या कहा? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि फिरोजाबाद में मैं रहता हूँ और यहाँ पर मुझे भी चूड़ी के अलावा कुछ नहीं आता है। मीन्स थ्रू आउट द लाइफ मैंने भी क्या किया है? मैंने भी केवल और केवल चूड़ियाँ बनाई हुई हैं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और उसे कहा, दो आई हैव वर्कड हार्ड थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत की, और आई कुडंट डू एनी थिंग फॉर माई फैमिली, उसके बाद भी मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया। आई कुड डू ओनली वन थिंग, मैं केवल अपनी फैमिली के लिए एक काम कर पाया हूँ, और वो एक काम क्या है? दैट आई मेड अ हाउस फॉर देम, मैं उन्हें के लिए केवल एक घर बनवा पाया हूँ, इसके अलावा मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया है आज तक। तो ऑथर कहती, हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। कहते व्हेन आई हर्ड हिम, जब मैंने उसे सुना, जब मैंने उसकी आवाज़ को सुना, जब मैंने उसकी इस बात को सुना कि पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, केवल अपनी फैमिली के लिए घर बनवा पाया है, सो आफ्टर हियरिंग हिम आई रियलाइज्ड, आई वंडर्ड, उसकी इस बात को सुनकर मैंने ये सोचा, ही रियलाइज किया दैट एटलीस्ट ही हैज़ अचीव्ड वन थिंग दैट मैनी पीपल कुडंट अचीव थ्रू आउट हिज लाइफ, कि उसने कम से कम एक ऐसी चीज़ अचीव कर ली है जो बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी अचीव नहीं कर पाते हैं, और वो क्या है? घर है। आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी किराए के घर में या ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में निकल जाती है, वो कभी अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा घर नहीं दे पाते हैं। तो ऑथर ये सोचते कम से कम इस व्यक्ति ने अपनी फैमिली के लिए घर तो बना दिया है, यही है ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। अब चलिए कम से कम उसके सर पर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी
to do anything except carry on the business of bangles. Not even enough to eat rings in every home. अब वो कहते हैं द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग. मतलब क्या हुआ? देखिए, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी मीन्स पैसा नहीं होने की जो क्राइसिस होती है वो क्या करती, दैट कंपेल्ड देम टू डू द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग. वो मजबूर करती है वो क्या करे, चूड़ी बनाने का काम करे. कैसे? जैसे कोई बच्चा है, जैसे आपके घर में कोई फैमिली प्रोफेशन है, आप उसे पसंद नहीं करते हैं और आपने कहा नहीं मैं बड़ा होकर ये नहीं करूँगा. आप बड़े हुए, आपने अपना प्रोफेशन शुरू करा, बट यू आर नॉट सक्सेसफुल. लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं. आप अपने नए प्रोफेशन में, नए धंधे में बराबर फेल होते चले जा रहे. हालत ये हो गई आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है. उस समय आप क्या करेंगे? आप अपने जो फादर का, जो पेरेंट्स का बिजनेस है उसे शुरू कर देंगे क्योंकि वहाँ से पैसा आता है. तो यही है यहाँ पर भी क्या, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी कंपेल्ड देम टू डू द वर्क ऑफ बिजनेस बैंगल मेकिंग. यही इन लोगों के साथ ये करना तो वो अलग कुछ कहा चाहते हैं, लेकिन जब इनके पास पैसे की शॉर्टेज होती है, जब इनके पास पैसा नहीं होता है तो ये मजबूर हो जाते हैं और ये कौन सा काम करने लगते हैं? ये भी चूड़ी बनाने का काम करने लगते हैं. क्यों? नॉट इवन इनफ टू इट. क्योंकि हो सकता है फिरोजाबाद में लोगों के घर खाने के लिए खाना ना हो, बट रिंग्स इन एवरी होम. लेकिन जो रिंग होता है जिससे चूड़ी बनाते हैं, वो चूड़ी बनाने का रिंग जो है वो सबके घर में निकलेगा. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. और कहते हैं इट सीम्स, ऐसा लगता है मुझे फिरोजाबाद में एज इफ यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. कि जो यंग मैन है इको द लेमेंट. इको किसको बोलते हैं? आपने सुना, जैसे माइक चलता है ना तो आपने सुना इको हो रहा है. इको मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. जैसे बोलते हैं एक बार हेलो बोलते तो उसमें आता हेलो हेलो हेलो, तो दैट इज़ इको. इसको इको बोलते हैं. तो ये कहता है यंग मैन इको द लेमेंट. लेमेंट किसको बोलते हैं? लेमेंट होता है उसे विलाप करना, रोना. तो ये जो यंग मैन होते हैं ये किसके रोने की आवाज़ को रिपीट करते हैं? ऑफ एल्डर्स. एल्डर्स की आवाज़ को रिपीट करते. कैसे? देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. जो अभी एग्जाम्पल मैंने दिया कि सपोज करिए आपका फैमिली प्रोफेशन है कोई, ठीक है, फैमिली प्रोफेशन मान लिया कि आप जैसे पुराना सामान खरीदते हैं, इनको कबाड़ी का बोलते हैं, मान लो वो प्रोफेशन है आपका. ठीक है, आप जिस एज में हैं, यंग एज में हैं, इसको रोमांटिक एज कहा जाता है क्योंकि इसमें हाईली इमेजिनेटिव होता है बच्चा. इस एज में आपको प्रोफेशन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. आपका अरे ये काम हम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे. आपने अपना दूसरा काम शुरू करा, लेकिन आप फेल होते गए. आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो फिर अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? आप वही कबाड़ी वाला सा काम जो आपको बुरा लगता था वो आप शुरू कर देंगे. यह आपके साथ हुआ. ठीक है, अब आपके बाद नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन आएगी, मीन्स आपके बच्चे आएंगे. वो भी जब यंग एज में होंगे तो वो भी क्या कहेंगे? ये काम हम नहीं करेंगे. वो भी क्या कहेंगे? जो आपने कहा था यंग एज में कि इस काम को हम नहीं करेंगे, हम दूसरा करेंगे. लेकिन जब वो फेल होंगे वो भी इसी को करेंगे. फिर उनके बाद नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन आएगी, वो भी जब यंग एज में होंगे तब भी वो भी क्या कहेंगे? हम ये काम नहीं करेंगे. तो ये सब वही कहते जाएंगे जो आप कहते जा रहे हो. तो कहते हैं यही फिरोजाबाद में है कि जितने भी यंग मैन आते इको द एलिमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. वो भी वही बोलते हैं जो उनके एल्डर्स ने बोला था यंग एज में. लेकिन जब पैसे की कमी हुई तो मजबूरी में उन्हें भी कौन सा काम करना पड़ा? उन्हें भी बैंगल मेकिंग का काम करना पड़ा. तो ये कहती है इन सब को भी बैंगल मेकिंग का ही काम करना पड़ेगा क्योंकि और दूसरा वहाँ काम कोई काम नहीं है. फिर वो कहती है लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद. ऑथर कहती है इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है दैट विद द पासिंग ऑफ टाइम नथिंग हैज़ बीन चेंज. लिटिल हैज़ बीन चेंज. और लिटिल आप सब जानते हैं लिटिल का यूज कब करते हैं? लिटिल आ लिटिल द लिटिल. लिटिल यूज कब होता है? निगेटिव सेंस में, ना के बराबर. तो ऑथर यही कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. लिटिल हैज़ चेंज विद टाइम इन फिरोजाबाद. मुझे लगता है सब कुछ वैसे ही है. इन एंशियंट टाइम द पीपल हैव ओनली वन प्रोफेशन दैट इज़ बैंगल मेकिंग. दे स्टिल हैज. क्योंकि पुराने समय में लोगों के पास केवल एक व्यापार था, वो था चूड़ी बनाना. वो आज भी वही. इन एंशियंट टाइम चिल्ड्रन वर्क देयर, दे स्टिल इज. पहले बच्चे काम करते थे, दे स्टिल आर, अभी भी काम करते हैं. इन एंशियंट टाइम ह्यूमंस एंड एनिमल्स शेयर्ड द रोप, दे स्टिल आर, अभी भी करते. तो ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. जैसे पहले था फिरोजाबाद आज भी वैसे ही है. लोगों के पास दूसरा काम नहीं है. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. Years of mind-numbing toil मीन्स कई साल तक अपना दिमाग लगाते रहे. हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव. और जब आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते, जैसे मान लो आप कोई काम करना चाहते हैं,
सपोज करिए आप मान लो आप कई एग्जाम्पल, आप पोइट्री लिख लेते, आप पोएम लिख लेते। आप पोएम लिखकर मेरे पास आए और आपने मुझे दिखाया आपकी पोएम अच्छी लिखी थी, लेकिन भाई ले जाओ पता नहीं क्या लिख के आ गए, कुछ भी नहीं आता आपको, हटाओ आज के बाद मत लिखना। आप दूसरी बार ट्राई करेंगे, फिर भी दे, आप जितने भी बार मेरे पास लाएँ मैं हर बार ऐसे ही आपको डांट के भगा दूँ। कुछ दिन बाद क्या होगा, आप पोइट्री लिखना बंद कर देंगे, लिखना तो छोड़ दो, आप उस बारे में सोचना बंद कर देंगे। आपकी जितनी भी इनिशिएटिविटी होगी, जितनी भी क्रिएटिविटी होगी, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप इतने बार उस दिमाग को यूज कर चुके होंगे कि उसमें अब आप उससे पूरी तरीके से फेड अप हो गए होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्रायल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव। यहाँ के भी जो यंग लोग थे उनके दिमाग में भी बहुत सारे इनिशिएटिव थे, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो मोटिवेशन, वो एनकरेजमेंट नहीं मिलता है और उनके वो सारे आइडिया, सारे जो का विचार होते हैं वो सारे यही दिमाग में ख़त्म हो जाते हैं और वो केवल और केवल मजबूर हो जाते हैं एक ही काम करने के लिए। वो काम क्या होता है, बैंगल मेकिंग, और वो काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने ये 2 पैराग्राफ कर लिए हैं, कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।